हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड पार्ट रासायनिक क्षति और परिरक्षण प्रभाव अर्थात केमिकल शिफ्ट एवं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रासायनिक क्षति जो शब्द है थोड़ा टिपिकल है, तो आप इसको केमिकल शिफ्ट बोलना ज़्यादा इजी रहेगा। आगे में हम केमिकल शिफ्ट ही शब्द यूज़ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के परिचय इंट्रोडक्शन का अध्ययन किया था। उस इंट्रोडक्शन में हमने महत्वपूर्ण बातें यह प्राप्त करी थी कि वह नाभिक जो चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है वह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम देगा, और यह एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए वह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रेडियो विकिरण का उपयोग करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल शिफ्ट एवं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट पढ़ा था, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमें किसी भी अणु या यौगिक में नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति और उसके आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रोटॉन एनएमआर के द्वारा। तो किसी भी अणु या यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो हम यह मानते हैं कि सभी प्रोटॉन के लिए एक ही अनुनाद आवृत्ति होगी। लेकिन सही में देखा जाए तो किसी भी अणु या यौगिक में अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के लिए अलग अलग अनुनाद आवृत्ति होती है। ठीक है, मतलब सभी हाइड्रोजन परमाणु के लिए अनुनाद आवृत्ति का मान समान नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, वही कारण हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। आप स्लाइड में देख रहे हैं कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी प्रोटॉन एक ही आवृत्ति पर अनुनाद प्रदर्शित नहीं करते हैं। सभी हाइड्रोजन परमाणु एक ही अनुनाद आवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं। अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन के लिए अनुनाद आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। क्योंकि यौगिक या अणु में परमाणु के नाभिक या प्रोटॉन रासायनिक बंधों के इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रोटॉनों के चारों ओर उपस्थित इन इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो नाभिक या प्रोटॉन है उसके चारों ओर रासायनिक बंधों के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब इन प्रोटॉन या नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक वातावरण होता है जो रासायनिक बंधों की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो रासायनिक बंधों की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है या इलेक्ट्रॉन का जो वातावरण है वह अलग अलग हाइड्रोजन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग अलग होने की वजह से अलग अलग हाइड्रोजन के लिए अनुनाद आवृत्ति का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वातावरण की वजह से क्या हुआ, आगे देखते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रोटॉन या नाभिक के चारों ओर उपस्थित रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम फिजिक्स में कल भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि कोई भी आवेश, घूमता हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रोटॉन या नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और यह जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के
ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एक तो नाभिक या प्रोटॉन, उसका खेत, उसके स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। इस नाभिक के चारों जो रासायनिक बंध की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनका भी प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होता है। और एक तीसरा अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और लगा रहे हैं। तो नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र, रासायनिक बंधों के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों उनका चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति की वजह से प्रेरित होता है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में हमें प्राप्त होता है या प्रेरित होता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधों की वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। अतः यह प्रोटॉन या नाभिक को प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित करते हैं। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने अप्लाई किया है उससे ये जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह प्रोटॉन या नाभिक को परिरक्षित या रक्षित या शील्डिंग करता है या उसकी रक्षा करता है। ठीक है। जैसा कि आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने जो लगाया है वो माना कि 10 गाउस का है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 गाउस का है। और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसमें उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान माना कि 5 गाउस है। ठीक है। और उसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत होती है, मतलब -5 है। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? +10 गाउस है। ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया +10 और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो गया? -5। तो नाभिक कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करेगा? +10 -5। तो नाभिक कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करेगा? +5 गाउस का। जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपने कितना लगाया था? 10 गाउस का लगाया था। लेकिन नाभिक और प्रोटॉन को अनुभव कितना हो रहा है? केवल +5 का। मतलब ये जो रासायनिक बंधों की जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक या प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से परिरक्षित यानी कि रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है। आपने लगाया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 10 गाउस का, लेकिन नाभिक व प्रोटॉन का अनुभव कितना हो रहा है? ओनली +5 का अनुभव हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वातावरण की वजह से अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करेंगे। ठीक है। और यह परिरक्षण प्रभाव जो है, परिरक्षण प्रोटॉन या नाभिक के चारों उपस्थित इलेक्ट्रॉन के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। और जितना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा उतना ही प्रोटॉन या नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा परिरक्षित होता है। ठीक है। क्लियर? आप इस बात को समझे? आपने अप्लाई किया था 10 प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न हुआ -5। तो 10 -5 तो नाभिक को कितना अनुभव हुआ? ओनली +5 गाउस का अनुभव हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व की वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से नाभिक या प्रोटॉन को जो रक्षा हो रही है उसी को अपन कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा वहाँ प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जितना प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उतना ही प्रोटॉन या नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा परिरक्षित होगा। ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक या प्रोटॉन पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र या अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह कम अनुभव होता है। इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। नेक्स्ट अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है वह उतना ही ज़्यादा होगा जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप लगाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान
प्रयुक्त चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होता है। परिरक्षण की स्थिति में प्रोटॉन या नाभिक पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र H निम्न होगा। इससे पूर्व वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिखा था कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आप लगा रहे हैं उसको अपन शो करते हैं H0 के माध्यम से। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र जो नाभिक को अनुभव हो रहा है उसकी बात करेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे H के द्वारा। ठीक है, तो H यहाँ पे प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉन के शील्डिंग इफेक्ट के बाद नाभिक या प्रोटॉन अनुभव करता है। तो H बराबर हो जाएगा H0 ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है? परिरक्षण पैरामीटर। ठीक है, सिग्मा का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही H0 का मान कम प्राप्त होगा, उतना ही प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र भी आपका कम होगा। मतलब परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। यही यहाँ पे अपन शील्डिंग इफेक्ट अपन बात करते हैं। जैसा कि डेल्टा ई बराबर हो गया H म्यू बराबर गामा H अपन 2 पाई 1 माइनस सिग्मा H0। ठीक है, कल ही ये सूत्र अपनों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपने देखा था। डेल्टा ई बराबर H म्यू गामा H अपन 2 पाई H0 था। अब यहाँ पे H0 की जगह हम प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति भी आपकी कम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी न्यू गामा अपन 2 पाई 1 माइनस सिग्मा H0, जो परिरक्षण के अभाव में सूत्र है वो आपका है न्यू गामा अपन 2 पाई H0। अर्थात परिरक्षण की स्थिति में NMR कम आवृत्ति पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमने पढ़ा था कि आवृत्ति जो है वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा उतना ही दो ऊर्जा स्तरों में अंतर उतना ही ज़्यादा होगा। ऊर्जा स्तर में अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आवृत्ति का मान अधिक होगा। अब यहाँ पे जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है वह परिरक्षण की वजह से कम हो गया है, अतः NMR में सिग्नल भी हमें कम आवृत्ति पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोटॉन या नाभिक परिरक्षित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसके प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा जो नाभिक या प्रोटॉन के द्वारा अनुभव किया जा रहा है। मतलब परिरक्षण ज़्यादा तो नाभिक या प्रोटॉन पर आरोपित प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा, और प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा तो NMR हमें कम आवृत्ति पर प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणु या यौगिक के प्रत्येक प्रोटॉन के लिए रासायनिक वातावरण अलग अलग होता है। ठीक है, किसी भी अणु यौगिक में सभी प्रकार के प्रोटॉन के लिए रासायनिक वातावरण या इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग अलग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग होने की वजह से परिरक्षण प्रभाव भी अलग होगा। परिरक्षण प्रभाव अलग होने की वजह से आवृत्ति का मान भी अलग अलग होगा। इस वजह से अलग अलग प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन के लिए हमें NMR सिग्नल अलग अलग आवृत्ति पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप यह नहीं कह सकते कि सभी प्रकार के हाइड्रोजन के लिए NMR सिग्नल समान आवृत्ति पर प्राप्त होगा। इसके पीछे कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वातावरण। इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में अंतर होगा तो हाइड्रोजन परमाणु के सिग्नल भी हमें अलग अलग आवृत्ति पर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, किसी यौगिक के NMR स्पेक्ट्रम को लेते समय प्रति 10 विलियन सैंपल सॉल्यूशन, मतलब जिस यौगिक का आप NMR सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हम सैंपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो NMR स्पेक्ट्रम लेते समय सैंपल सॉल्यूशन में एक स्टैंडर्ड कंपाउंड को प्रति 10 विलियन में मिलाया जाता है। एक स्टैंडर्ड यौगिक को मिलाया जाता है और इसी स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ तुलना करके NMR स्पेक्ट्रम की स्टडी या अध्ययन किया जाता है। प्रति 10 सैंपल यौगिक में उपस्थित प्रोटॉन की अनुनादी आवृत्ति को संदर्भ यौगिक के प्रोटॉन की अनुनादी आवृत्ति के सापेक्ष आवृत्ति ज्ञात की जाती है। मतलब सैंपल यौगिक की तुलना हम स्टैंडर्ड
यौगिक के प्रोटॉन की अनुनाद आवृत्ति से करते हैं। तो केमिकल शिफ्ट की परिभाषा क्या होती है? विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वातावरणों में किसी उपयुक्त संदर्भ यौगिक से नाभिकों के अनुनाद संकेतों का पृथक्करण रासायनिक स्थिति या केमिकल शिफ्ट कहलाता है। मतलब यहाँ पर अपन तुलना किससे करेंगे? संदर्भ यौगिक से हम तुलना करेंगे। आगे बढ़ते हैं संदर्भ यौगिक के बारे में। तो यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ यौगिक को दो प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। पहला है आपका बाह्य संदर्भ के रूप में, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड की फॉर्म में। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि एक छोटी कोशिका नली में संदर्भ यौगिक के विलयन को भर दिया जाता है और उसे सैंपल ट्यूब के साथ में रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन व स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को मिक्सअप नहीं किया जाता है, दोनों को अलग अलग ट्यूब में रखा जाता है। सेकंड मेथड है आंतरिक संदर्भ के रूप में, इंटरनल स्टैंडर्ड के रूप में। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि संदर्भ यौगिक को प्रतिदर्श विलयन में, मतलब सैंपल सॉल्यूशन में ही स्टैंडर्ड कंपाउंड को मिला दिया जाता है ना, अलग से इसको नहीं रखा जाता। मतलब स्टैंडर्ड यौगिक को सैंपल सॉल्यूशन में ही घोल दिया जाता है, उसमें उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और अधिकांश एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरनल स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, आंतरिक संदर्भ यौगिक का उपयोग किया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आंतरिक संदर्भ के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसका उपयोग किया जाता है और क्यों। तो यहाँ पे अपन बात करें इंटरनल स्टैंडर्ड के रूप में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेट्रामेथिल सिलेन का उपयोग किया जाता है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट फॉर्म में TMS कहते हैं। T फॉर टेट्रा, M फॉर मैथिल और S फॉर सिलेन का उपयोग आंतरिक संदर्भ के रूप में किया जाता है। इसके पीछे मुख्य 4 कारण हैं जिसकी वजह से TMS का उपयोग हम आंतरिक संदर्भ यौगिक के रूप में करते हैं। तो पहला यहाँ पे कारण है TMS में 12 समतुल्य 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो कि शार्प संकेत देते हैं, तीव्र सिग्नल देते हैं। अर्थात TMS की सूक्ष्म मात्रा भी पर्याप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन परमाणु के सिग्नल जो हमें प्राप्त होंगे वह बहुत शार्प प्राप्त होते हैं, जो कि उसकी कम मात्रा होगी तो भी अपने को अच्छे से सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो कारण है वह है, यह तो एक नॉन रिएक्टिव होता है, अक्रिय होता है, किसी के साथ, किसी भी सैंपल सॉल्यूशन के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वाष्पशील होती है, अर्थात इसको सैंपल सॉल्यूशन से बाद में रिमूव करना या उसको पृथक करना आसान रहता है, क्योंकि ये वाष्पशील है, अपने आप सैंपल सॉल्यूशन से वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो पृथक करने के लिए और कोई विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब पृथक आसानी से हो जाता है। और साथ ही यह चुंबकीय रूप से समदेशिक होता है। समदेशिक का मतलब है कि यहाँ पे चुंबकीय गुणों में सभी दिशाओं में समान चुंबकीय गुण उसके होते हैं। और इसकी समदेशिक क्या है, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। नेक्स्ट तीसरा कारण है TMS है वो अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, आसानी से विलय हो जाता है। और लास्ट एवं अंतिम कारण है TMS के सभी प्रोटॉन किसी भी अन्य ज्ञात यौगिकों की तुलना में सबसे अधिक परिरक्षित होते हैं और कम आवृत्ति पर अवशोषण करेंगे। मतलब इनके लिए आवृत्ति कम अवशोषित होगी, मतलब सबसे कम आवृत्ति पर अपने को TMS मिल जाएगा, तो उसकी तुलना हम किसी भी अज्ञात यौगिक के साथ कर सकते हैं, आसानी से इसको किया जा सकता है। तो पहला कारण 12 समतुल्य प्रोटॉन, तो कम मात्रा भी इसके उपयोग में ली जा सकती है, अक्रिय होता है, वाष्पशील होता है, चुंबकीय रूप से समदेशिक, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील और TMS के सभी प्रोटॉन किसी भी अन्य ज्ञात यौगिक से ज़्यादा परिरक्षित होते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण जिसकी वजह से TMS का उपयोग हम आंतरिक संदर्भ यौगिक के रूप में करते हैं। TMS
ड्यूटेरियम ऑक्साइड में अविलय है, अतः केवल जल में विलय यौगिक के लिए एक अन्य संदर्भ यौगिक भी काम में लिया जाता है, जिसका नाम है 2,2-डाइमेथिल 2,2-सिलापेंटेन 5 सल्फोनेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DSS कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम TMS का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है तो आपका डेल्टा। तो यहाँ पे NMR में जो सिग्नल होते हैं उन्हें हम डेल्टा के रूप में मापते हैं। तो डेल्टा एक विमाहीन राशि है तथा स्पेक्ट्रोमीटर की रेडियो आवृत्ति तथा प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं करती है। जो डेल्टा राशि है वो NMR स्पेक्ट्रोमीटर में जो रेडियो आवृत्ति यूज़ की जाती है उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। साथ ही NMR स्पेक्ट्रोमीटर में जो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र जो हम यूज़ करते हैं, हम उपयोग में लेते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उसकी तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करती है। ठीक है, डेल्टा किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, एक विमाहीन राशि है तथा स्पेक्ट्रोमीटर की रेडियो आवृत्ति एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो डेल्टा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्रोटॉन संकेत यानी हाइड्रोजन संकेत की दूरी हर्ट्ज में। अगर प्रोटॉन NMR की बात करेंगे, H1 NMR की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो प्रोटॉन संकेत की दूरी हर्ट्ज में अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर की रेडियो आवृत्ति जो आप उपयोग में ले रहे हैं मेगाहर्ट्ज में इंटू 10⁶। तो यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो पार्ट्स पर मिलियन PPM में प्राप्त होती है। तो डेल्टा की इकाई प्रोटॉन संकेत की दूरी को NMR स्पेक्ट्रोमीटर की मूल आवृत्ति के सापेक्ष PPM में दर्शाती है। यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमें PPM में प्राप्त होती है। और डेल्टा पैमाने में TMS कम आवृत्ति पर अर्थात 0 PPM पर प्राप्त होता है। TMS का जो संकेत हमें 12 हाइड्रोजन का जो संकेत प्राप्त होता है वह हमें कम आवृत्ति अर्थात 0 डेल्टा वैल्यू पर हमें प्राप्त होती है। जो TMS कहाँ मिलेगा अपने को? 0 पॉइंट पर। और रासायनिक स्थिति या केमिकल शिफ्ट को एक दूसरे पैमाने के माध्यम से भी हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम टो कहते हैं। और टो जो है वो जिसको ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, टो बराबर होता है 10 - डेल्टा। और इस टो पैमाने के हिसाब से अपन बात करें तो TMS का संकेत हमें 10 PPM पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं NMR सिग्नल के डेल्टा पैमाना एवं टो पैमाना को एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। डेल्टा पैमाना आप देख रहे हैं 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3। जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका डेल्टा का पैमाना है और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है वो टो का पैमाना है। स्कैन की दिशा निम्न क्षेत्र उच्च क्षेत्र। जब डेल्टा वैल्यू कम, डेल्टा का मान कम है तो वह उच्च क्षेत्र कहलाता है, और डेल्टा का मान अधिक तो वह निम्न क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है परिरक्षण ज़्यादा तो डेल्टा वैल्यू कम, आवृत्ति भी कम, और उसको अपन कहेंगे उच्च क्षेत्र। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अपफील्ड या उच्च क्षेत्र कहते हैं। परिरक्षण जितना ज़्यादा होगा उतना ही डेल्टा वैल्यू का मान क्या होगा? कम होगा, और आवृत्ति भी क्या होगी? कम होगी, और क्षेत्र क्या होगा आपका? हाई या अपफील्ड होगा। विपरिरक्षण मतलब डीशिल्डेड। डीशिल्डेड का मतलब होता है डेल्टा वैल्यू का ज़्यादा होना और निम्न क्षेत्र। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही परिरक्षण ज़्यादा होगा। परिरक्षण ज़्यादा होगा तो डेल्टा वैल्यू का मान कम होगा और उच्च क्षेत्र होगा। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब परिरक्षण जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को उच्च करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक पॉइंट लिखा है, परिरक्षण ज़्यादा तो डेल्टा वैल्यू कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा, परिरक्षण ज़्यादा, डेल्टा वैल्यू कम, अपफील्ड। विपरिरक्षण मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, डेल्टा वैल्यू ज़्यादा, निम्न क्षेत्र। ठीक है, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं याद करने के हिसाब से, विपरिरक्षण डीशिल्डेड डेल्टा वैल्यू लो एंड डाउनफील्ड, DD डीशिल्डेड डाउनफील्ड
एंड वैल्यू भी लो, वैल्यू भी क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखें, शील्डेड डेल्टा वैल्यू कम ऑफ फील्ड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल शिफ्ट एवं शील्डेड के बारे में अध्ययन किया। और शील्डिंग इफेक्ट में हम लोग को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, और उतना ही नाभिक या प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा परिरक्षित होगा, और जितना ज़्यादा परिरक्षित होगा उतना ही आवृत्ति का मान कम होगा, मतलब डेल्टा वैल्यू का मान कम होगा, और हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, मतलब उच्च क्षेत्र करना पड़ेगा। डीशील्डेड इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, तो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा और डाउन फील्ड हमें लगाना पड़ेगा। थैंक्स।